क्या एमकेएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान नई जमात बन रही है? पीटीआई के जमा करवाए गए हलफनामों में 7 दस्तखत क्या मशकूक हैं? एडहॉक जजेस के लिए किस तीसरे जज ने भी आज के दिन मुआजरत कर ली है? एडहॉक जजेस के मामले के ऊपर शिबली फराज ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत क्या लिखा है? आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर बात सबसे पहले फैसल वावडा साहब के तस्करे के हवाले से होगी। फैसल वावडा साहब ने कल एक प्रोग्राम के अंदर बुखारी साहिबा को ये बात बाकायदा तौर पे की है कि जिस तरीके से एमकेएम पाकिस्तान थी उसी तरीके से पीटीआई पाकिस्तान बनने जा रही है। यानी जब आप पाबंदी लगा रहे हैं किसी एक जमात के ऊपर, तो उसमें से जो दूसरी जमात निकलेगी तो वो वाले लोग होंगे जो माफी मांगने के बाद उस जमात के अंदर शामिल हो जाएंगे, तो उनको माफ कर दिया जाएगा, और जो उस जमात में माफी मांगकर शामिल नहीं होंगे तो उनके ऊपर बैन जमात का टैग लगा रहेगा। पहली बात ये, फैसल वावडा साहब की अगर इसी बात के ऊपर आए, इसी से तबसरे का आगाज करें, तो फैसल वावडा साहब एमकेएम जो जमात थी उसकी कौमी असेंबली में उस वक्त कितनी नशिस्तें थी जब उसके ऊपर बैन लगा था। दूसरी बात यह कि सूबाई असेंबली में वो कितनी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थी। तीसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर जो इल्जामात हैं, क्या वैसे ही इल्जामात एमकेएम के ऊपर थे, या एमकेएम के ऊपर इल्जामात भत्ताखोरी के भी थे, एमकेएम के ऊपर इल्जामात टारगेट किलिंग के भी थे, एमकेएम के ऊपर इल्जामात सिंध के अंदर सिंध में तकसीम पैदा करने के थे। दूसरी बड़ी बात यह है कि उस वक्त जितनी भी सियासी जमातें थीं उसमें उस वक्त एमकेएम कितने नंबर के ऊपर मौजूद थी? क्या वो पार्लियामेंट की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी? क्या वो एक सूबे में हुक्मरान जमात थी? क्या उसके वोटर्स की तादाद करोड़ों के अंदर मौजूद थी? क्या वो अपने केसेस जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर लड़ रही थी? अगर ऐसी सूरत हाल नहीं थी तो फिर आपको यह कहना कि एमकेएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान बनेगी, ये जेब नहीं देता, और ये मंतिक की बुनियाद के ऊपर भी सही बुनियाद पे नहीं उतरता। उसकी एक वजह यह है कि एमकेएम पाकिस्तान यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और एमकेएम लंदन दो जमातें बनी। इधर उसका नाम वैसे ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है, तो आपका यह तो कहना हक बजानिब नहीं है कि पीटीआई पाकिस्तान बनेगी। नाम के अंदर तो पहले ही पाकिस्तान मौजूद है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि तहरीके इंसाफ अमेरिका बन सकती है, तहरीके इंसाफ भारत बन सकती है, तहरीके इंसाफ अफगानिस्तान बन सकती है। ये कोई नई जमात वाला कुलिया निकाले, ये वाला कुलिया तो यहां पे जो है वो राइज होता दिखाई नहीं देता। दूसरी बात यह कि फैसल वावडा साहब क्लेम करते हैं कि जिन अराकीन असेंबली ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हलफनामे जमा करवाए हैं उनमें 7 दस्तखत जो हैं वो मशकूक हैं। हो सकते हैं, मैं इससे इनकारी नहीं हूं। हाँ, फैसल वावडा साहब ने जो पहले बात की वो मंतिक की बुनियाद के ऊपर ठीक दिखाई नहीं देती। उसको, उसकी इवैल्यूएशन अगर आप करेंगे, उसको इंडोर्स करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उसके नताइज एमकेएम पाकिस्तान के मुतरादिफ और दिखाई देंगे। हाँ, जो 7 जो अराकीन असेंबली वाली बात करते हैं वो किसी हद तक मानने के काबिल है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जब जाती हैसियत के अंदर पेश होंगे, क्या वो अपने दस्तखत से इनकारी होंगे या नहीं होंगे? यह मामला मुख्तलिफ होगा। हाँ, उनकी गैर मौजूदगी में दस्तखत हो चुके होंगे। अभी तक जिन्होंने नाम जमा करवाया, एनए चित्राल से अब्दुल लतीफ साहब हैं, एनए 5 अपरदीर से साहिबजादा सिबगतुल्लाह साहब हैं, बडगराम से मोहम्मद नवाज खान साहब हैं, मर्दान से मोहम्मद आतिफ हैं, एनए 23 मर्दान 3 से अली मोहम्मद खान है, एनए 26 से साजिद खान है, उसके अलावा खैबर से मोहम्मद इकबाल खान है, एनए 34 नौशहरा 2 से जुल्फिकार अली है, एनए 35 कोहाट से शहरियार अफरीदी साहब ने करवाया, एनए 36 हंगू कम औरंगजई से यूसुफ खान ने जमा करवाया, एनए 42 वजीरस्तान अपर से जुबैर खान ने, एमए 66 वजीराबाद से मोहम्मद अहमद चट्टा ने, एनए 67 हाफिजाबाद से अनीका मेहदी ने, एनए 68 मंडी बहाउद्दीन से हाजी इम्तियाज अहमद ने, एनए 79 गुजरावाला से एहसानुल्लाह विर्क ने, एनए 181 गुजरावाला 5 से चौधरी बिलाल एजाज उसमें थे, एनए 86 सरगोदा 5 से मोहम्मद मिकदाद अली खान, एनए 89 मियांवाली 1 से मोहम्मद जमाल एहसान खान, एनए 9 मियांवाली 2 से उमर खान नियाजी, एनए 91 भक्कर 1 से सनाउल्लाह खान मस्ती खेल, एनए 93 चिन्योट 1 से गुलाम मोहम्मद, एनए 97 फैसलाबाद 3 से मोहम्मद सादुल्ला, एनए 15 टोबा टेक सिंह से उसामा हमजा, एनए 1 जंग 2 से शेख फकास अकरम, एनए 110 जंग 3 से मोहम्मद अमीर सुल्तान, और एनए 111 ननकाना साहिब 1 से मोहम्मद अरशद साहब ने। इसके अलावा जो शेखुपुरा का है, शेखुपुरा 4 का हल्का खुरम मुनव्वर मन साहब का,
उन्होंने जमा करवाए। NA-125 से मियां मोहम्मद अजहर साहब ने, 133 कसूर से अजीमुद्दीन ने, NA-137 ओकाड़ा से सैयद रजा अली गिलानी ने, NA-156 विहाड़ी से आयशा नजीर ने, NA-170 रहीम यार खान से मियां गौस मोहम्मद ने, NA-172 रहीम यार खान से जावेद इकबाल ने, NA-175 मुजफ्फरगढ़ से जमशेद अहमद ने, और NA-177 मुजफ्फरगढ़ से मोहम्मद मौजम अली खान ने, NA-180 कोट अद्दू से फयाज हुसैन ने, और NA-183 तौंसा से ख्वाजा शहराज महमूद जो है। ये नाम जो है इनके जमा हो चुके। सिर्फ एक शख्स बाकी है। ये 37 हैं जिनके मैंने नाम आपको दिए हैं। बैरिस्टर गौहर इनसे अलग है। वो नाम इसके अंदर शामिल करें तो ये तकरीबन मजबूरी तौर पे 40 अफराद हैं। एक शख्सियत जो है वो उम्रे पे हैं, उम्रे से वापस आएंगे तो वो भी जमा करवा देंगे। 7 अगर मशकूक भी निकालें, जाती हैसियत में पेश होकर अगर कोई बयान दे दे तो मशकूक वाले की हैसियत नहीं रहती। ये बात जहन में रखिए। कानूनी दायरे के एतबार से ये राइज होती है। दूसरी तरफ एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से पहले 2 जजेस ने माजरत की, मुशीर आलम साहब ने, जस्टिस बाकर नजफी साहब ने। आज मजर आलम मियां खेल साहब ने भी उससे माजरत कर ली है। बचे सिर्फ एक जज जिन्होंने हामी भरी थी। हुकूमत 4 एडहॉक जजेस लगाने के ऊपर इसरार कर रही थी। आज के दिन जुडिशल कमीशन का इजलास है और आज ही के दिन जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले शिबली फराज साहब जुडिशल कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को एक खत लिखते हैं और वो खुला खत है। उसके अंदर वो ये तहरीर करते हैं कि 4 एडहॉक जजेस की तैनाती जो है ये एक ऐसे वक्त के अंदर की जा रही है जिसमें ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि 8-5 का जो तनासुब था उसको बैलेंस करने के लिए हुकूमत ने अपने हक में करने के लिए एडहॉक जजेस की तैनाती का फैसला किया। शिबली फराज साहब उसके अंदर लिखते हैं कि कभी कभार टाइम बहुत मैटर करता है, उसमें इंटेंशंस कुछ भी हो लेकिन टाइम मैटर करता है। और जहां तक आज नज़ीर तारड़ साहब इस बात का इयादा कर चुके हैं तो उसमें जजेस में मर्जी का तवाजुन पैदा करने की कोशिश की जा रही है जिसमें सेटिंग और परमानेंट जजेस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जाएगी। शिबली फराज साहब ने वहां पे आइन के आर्टिकल 182 का भी हवाला दिया है और शिबली फराज साहब ने यह कहा है कि माजी में अगर देखा जाए तो माजी में क्या एडहॉक जजेस इतनी बड़ी तादाद के अंदर अपॉइंट होते रहे हैं और अगर हुए हैं तो कब हुए हैं। तो उन्होंने उसका हवाला देते हुए उसके अंदर यह बात की है कि 1973 के आइन के आर्टिकल 182 के तहत गैर मामूली हालात में सिर्फ मुख्तसर मुद्दत के लिए एडहॉक जजेस लगाए जाते हैं। उसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि 3 या उससे ज्यादा एडहॉक जजेस जो हैं वो 1995 के बाद नहीं लगाए गए। 1995 में जो एडहॉक जजेस लगाए गए थे उन्होंने जो बड़ा केस सुना था वो अल जिहाद ट्रस्ट यूएस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट 342 का केस था जिसका उन्होंने फैसला सुनाया था। और उस वक्त के बाद कभी भी 3 साल के लिए एडहॉक जजेस नहीं लगाए गए। अब 3 साल के लिए जो एडहॉक जजेस लगाने की बात हो रही है, यहां पर एक बुनियादी सवाल यह पैदा होता है कि उनकी तैनाती 3 साल के लिए होगी, लेकिन दूसरे जो जजेस हैं, जो परमानेंट जजेस हैं, ये आर्जी नहीं है, ये परमानेंट जो जजेस बैठे हुए हैं, वो परमानेंट जजेस क्या 3 साल के लिए बैठे रहेंगे या फिर उनकी मुद्दत मुलाजमत उनकी उम्र के हिसाब से मुकम्मल हो जाएगी? वो 60 साल के हुए तो उनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो जाएगी और वो घर चले जाएंगे। लेकिन ये एडहॉक जजेस जो है ये 70 साल के भी हुए तो 73 साल की उम्र में ही इन्होंने वहां से फारिग होना है। 3 साल का अरसा पूरा करना है। तो वहां पर जब आप आइन में तरमीम नहीं कर सकते, जब आप मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं कर सकते, उसके लिए कोई इकदाम नहीं उठा सकते, तो ये सेटिंग जजेस के साथ भी ज्यादती होगी कि जहां पर सेटिंग जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तैनात होता है। मिसाल के तौर पे ये काजी फाइज ईसा साहब के साथ भी ज्यादती है कि काजी फाइज ईसा साहब अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने पे 1 साल का सिर्फ अरसा गुजार के ही वो अक्टूबर नवंबर के अंदर रिटायर हो जाएंगे। लेकिन एडहॉक जजेस आएंगे तो वो 3 साल के लिए बैठे रहेंगे। हालांकि वो काजी साहब से उम्र में बड़े होंगे लेकिन वो एडहॉकिज्म की बुनियाद पे होंगे, आर्जी बुनियादों पर वो 3 साल के लिए होंगे। जो मुस्तकिल बुनियादों पे थे वो अपनी 1 साल की मुद्दत पूरी करके घर को चलते बनेंगे। तो वहां पर वो सिटिंग जजेस के साथ भी ज्यादती होगी कि जहां पे आप मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर तैनातियां नहीं कर पा रहे। अब इस ज़िमन के अंदर जुडिशल कमीशन क्या फैसला करता है वो तो मंजर आम पे आना अभी बाकी है, लेकिन बहुत से कानूनदान, माहिरीन कवानीन और कानून के तालबे इल्म ये राय रखते हैं कि एडहॉक जजेस की सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो छोटी कोर्ट्स को है। अगर आपने लगाने हैं तो वहां पर एडहॉक जजेस लगाइए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर बहुत ज्यादा जरूरत आपको आन पड़ी है तो आप
हाई कोर्ट से जजेस ले लीजिए, 4 हाई कोर्ट से, चारों हाई कोर्ट से एक एक जज भी अगर आप लेंगे तो आपका कोटा पूरा हो जाएगा। और वहां पे नीचे से प्रमोट कीजिए, नीचे से प्रमोट करने के बाद सबसे नीचे वाले दर्जे के ऊपर आप एडहॉक जजेस की तायुनाती कर लें। आप अदालत उज़्मा पे एडहॉक जजेस की तायुनाती करके दूसरे जो जजेस हैं, जो मुस्तकिल जजेस हैं, उनके इस्तेहकाक को मजरू करेंगे तो वहां पर फैसला बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए। अगले व्लॉग के अंदर बात करूंगा कि मुद्दत मुलाजमत को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2019 में पोजीशन क्या थी, उसमें तौसी देने को थी, उसमें उसी हद तक बरकरार रखने की थी या क्या थी, और अब आके उनका मौकिफ क्या है, ये अगले व्लॉग के अंदर आपके गोशगुजार करूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।